सो आज के सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो मैक्सिमम बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट्स होता है जिस टॉपिक पे, एंड दैट इज मोडाल्स। तो हम हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी मार्जिनल ऑक्सिलरीज और मॉडल वर्ब्स, ये सारी की सारी चीजें आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स भी पढ़ने वाले हैं जिनसे हमारे बहुत 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 क्वेश्चंस आते हैं। सो एक्साइटेड हैं सभी लोग? आई होप यस, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वर्ब्स को लेके। तो सबसे पहले हमने ये बचपन से पढ़ा है कि हमारी दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक होती है हमारी मेन वर्ब और एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन सी वर्ब होती है? जो एक्शन करती है, कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं? उस वर्ब को हम मेन वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब का अपने आप में कोई भी मीनिंग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ मदद करने के लिए होती है। मेन वर्ब की वो मदद करती है जिससे कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो और ज्यादा क्लियरली समझ में आ सके सभी को, इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। तो अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखेंगे तो आई डांस एंड आई कांट डांस, तो यहाँ पे हमें क्लियरली सी बात समझ में आ रही है, एक ही वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। और अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं तो ये मेन वर्ब है और ये आई कांट जो है, ये जो कांट है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन आता है कि क्या हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले आ सकता है? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आ सकता। मेन वर्ब अकेले आ सकता है सेंटेंस में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब अगर आया है तो वो मेन वर्ब से पहले आएगा और मेन वर्ब के साथ में आएगा। कोई दिक्कत? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगी। आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, और एकदम ना माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है, तो बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में। सो रेडी, आगे बढ़े। चलिए तो अभी हमने वही पढ़ा कि हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक हमारी मेन वर्ब्स होती हैं और एक हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब में हमने कल की क्लास में पढ़ा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होता है, और हेल्पिंग वर्ब में हमारी जो दो तरह की वर्ब्स होती हैं जिनको हम मॉडल्स भी बोलते हैं, फिर एक हमारे मार्जिनल मॉडल्स भी होते हैं, और फिर एक वर्ब्स जो होती है वो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं। तो ये तीनों के बारे में हम एक एक करके आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। आज का पूरा सेशन इसी को डेडिकेटेड है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, आपकी मॉडल्स क्या होते हैं, आपके मार्जिनल मॉडल्स क्या होते हैं, किसको हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अगर मैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करती हूँ बेटा, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में क्या आता है? आपने बहुत बार देखा होगा कि इज, एम, आर भी हेल्पिंग वर्ब होता है, वॉज और वर भी हेल्पिंग वर्ब होता है। सिमिलरली डू, डज और डिड भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सिमिलरली बीई जो होता है उसकी ये सारी की सारी फॉर्म्स हैं। तो ये सारी की सारी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। अगर मैं मॉडल्स की बात करती हूँ तो मॉडल्स में हमारा आ जाता है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं? मॉडल्स में। अगर मैं प्राइमरी मॉडल्स की बात करती हूँ तो इसमें तीन प्राइमरी, अगर मैं मार्जिनल मॉडल्स की बात करती हूँ तो इसके अंदर तीन मॉडल्स आते हैं, यूज्ड टू, डेयर टू एंड नीड टू। ये तीनों के तीनों अभी हम पढ़ने वाले हैं। अब एक बहुत खास बात क्या है बच्चे कि ये जो मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज दी हैं ये मेन वर्ब का भी रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं इनको हम मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है डबल डबल रोल प्ले करते हैं। इनको आप हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हो और इनको आप मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हो, और यहीं से सारा कंफ्यूजन आता है। देखो मैंने एक प्राइमरी ऑक्सिलरी लिया, यहाँ पे हैव। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट सेंटेंस को देखोगे, आई हैव डन इट, मैंने इसको किया है, आई हैव डन इट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा डन जो है मेन वर्ब है और ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सिर्फ मदद कर रहा है।
जबकि अगर आप दूसरा सेंटेंस देखोगे, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, यहाँ पे एक ही वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब तो कभी भी अकेले आती नहीं है, एक ही वर्ब है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो हैव है बेटा, ये कौन सी वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। तो जितनी भी मैंने आपको प्राइमरी ऑक्सिलरीज बताई थी, कौन कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलरीज मैंने आपको बताई थी बच्चे, मैंने आपको बताया था इज, एम, आर, उसके बाद वॉज, वर, उसके बाद डू, डज और डिड। तो ये जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं, ये दोनों रोल्स प्ले करती हैं। ये मेन वर्ब्स भी होती हैं और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, आई हैव डन इट, हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव अ कार को आप देखोगे एक ही वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टेंस बदला किसने, ये जो टेंस बदला ये इस हैव ने बदला। कोई दिक्कत किसी को? तो ये सारी की सारी वर्ब्स मेन वर्ब्स भी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं। हेल्पिंग वर्ब्स तो हमने पढ़ी हुई हैं। जब ये मेन वर्ब्स होती हैं तो ये एक टेबल को फॉलो करती है, वो टेबल देखते हैं। वो क्या टेबल है, जब ये सारी की सारी वर्ब्स आपकी मेन वर्ब्स होती हैं, तो जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बच्चे, इज, एम, आर, बी, ई, हैज, हैव, डू और डज, ये सारी की सारी वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है। ये सारी की सारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये वॉज, वर, हैड और डिड, ये सारी की सारी वर्ब्स की सेकेंड फॉर्म है। और ये हैड और बी डबल ई एंड बीन, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक कॉपी पेन लेके बैठना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाली हूँ। आप लोग कंफ्यूज होते हो ना कि मैम दो हैड लिखा हुआ है तो क्या मतलब है, दो तीन हैड भी एक साथ लगा सकते हैं क्या? वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर हो जाएंगे। तीन हैड भी साथ में आ जाते हैं एक ही सेंटेंस में, आपको पता है? कभी देखा सेंटेंस जहां पे आई हैड, हैड, तीन हैड आ गए? तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अभी पढ़ने वाले हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी, 1200 बच्चे देख रहे हैं बट लाइक्स केवल 500 है। आई थिंक सारे परफेक्शन वाले बच्चों को नहीं पता चला इस क्लास के बारे में, क्योंकि उसमें तो आई थिंक 5000, 6000, 7000 तक स्टूडेंट्स होते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि एक बार शेयर कर दो इस सेशन को, लाइक कर दो, जिससे कि हर बच्चे को पता चल जाए। चल, अब यहाँ पे सेंटेंस देखना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव हैड अ बुक। मैंने सेंटेंस क्या लिखा बच्चे, आई हैव हैड अ बुक। बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है, और अगर ये सही है तो कौन सा टेंस है? आई हैव हैड अ बुक, ध्यान से देखना इस सेंटेंस को। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में लगती है? हैव प्लस V3 किस टेंस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये कौन सा टेंस हो गया? दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई हैव हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मुझे बताना वो कौन सा टेंस है। आई हैड अ बुक, विच टेंस इज दिस? दो हैड लगे हुए हैं, दो हैड वाला तो इजी है, अभी तीन हैड वाला बताऊंगी तब और मजा आएगा। आई हैड अ बुक, हैड और हैड, ये वाला हैड तो क्या हो गया, ये वाला हैड तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये वाला हैड क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में आती है? राइट, ये कौन सा टेंस हो गया? ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब भी दो हैव, एक हैव और एक हैड लगा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और दोनों हैड होते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अच्छा, क्या कभी भी हैड हैव हो सकता है? कभी भी सेंटेंस ऐसे हो सकता है, आई हैड हैव अ बुक। ये सेंटेंस मुझे बताओ सही है या गलत है? मैंने आपको एक और सेंटेंस यहाँ पे लिख के दिया, आई हैड हैव अ बुक। इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट? हैड
के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी लगती है क्या? ये हैव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या हैड के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग सकती है? नहीं लग सकती। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लग सकती। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। तो हमेशा जब एक हैव एक हैड होगा या दो हैड होंगे, तो दूसरा वाला जो होगा वो हैड ही होगा, कभी भी हैव बाद में नहीं आ सकता है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, मैंने एक और सेंटेंस लिखा, मुझे उसका टेंस बताना अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। आई एम राइटिंग वन मोर सेंटेंस, यू विल टेल मी इट्स कॉन्सेप्ट, इट्स टेंस। मैंने सेंटेंस लिखा बच्चे, आई डिड नॉट डू इट, आई डिडंट डू इट। बताओ कौन सा टेंस है? ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, मेन वर्ब बाद में आती है। आई डिडंट डू इट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। विच टेंस इज इट? वेरी गुड, इट इज सिंपल पास्ट टेंस। क्या कोई सेंटेंस ऐसा हो सकता है आई डिड नॉट डिड इट? अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया ऐसा, आई डिड नॉट डिड इट, क्या ये सेंटेंस सही है? आई डिड नॉट डिड इट। क्या डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म कभी लग सकती है? नहीं लग सकती। डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लग सकती। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस गलत है और ये वाला सेंटेंस सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कितने लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू। चलो वेरी गुड। अब अगली चीजों पे आते हैं। आई हैड अ कार, कौन सा टेंस है मुझे बताओ? आई हैड अ कार, एक ही वर्ब है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। एक ही वर्ब है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? राइट, ये जो हमारा टेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस टेंस में आती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में आती है। यहीं पर अगर दो हो जाते तो आई हैड हैड अ कार, इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख देती तो आई हैड अ कार। अब दो हैड लग गए तो ये हैड है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हैड को वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह। तो अब ये कौन सा टेंस हो गया? अब ये जो टेंस हो गया वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो आई हैड अ कार भी सही होता है और आई हैड अ कार भी सही होता है। बस डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि ये सिंपल पास्ट होता है और ये वाला आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। कोई दिक्कत किसी को? मैम दो हैड भी आ सकते हैं क्या? चलो दो हैड वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैम क्या तीन हैड भी आ सकते हैं क्या? अब देखो तीन हैड वाला सेंटेंस, अब और मजा आने वाला है। पहले मुझे आप लोग बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? What he had a deep impact on me, ये सेंटेंस सही है या गलत है? तीन हैड एक साथ दे रखे हैं, बड़ी कंफ्यूजन है मैम। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को ना, ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स में। इस सेंटेंस को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। What he had comma had a deep impact on me. What he had comma had a deep impact on me. ये सेंटेंस दो पार्ट्स, दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। ये जो सेंटेंस है ये दो सेंटेंस को कंबाइन करके लिखा हुआ है। एक सेंटेंस था he had something, या फिर इट कर लो और इजी हो जाएगा। he had it, it had a deep impact on me. ये दो अलग अलग सेंटेंसेस थे। he had it, उसके पास वो चीज थी। सेकेंड सेंटेंस था it had a deep impact on me,
उसके पास जो चीज थी उसका मेरे ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट था। मतलब ये जो पहला वाला सेंटेंस था इसका जो टेंस था पास्ट परफेक्ट था, ये जो दूसरा सेंटेंस था इसका जो टेंस था वो सिंपल पास्ट था, और जब इन दोनों को ज्वाइन किया तो जो बना वो ये बना। जब इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया तो जो बना वो ऊपर वाला सेंटेंस बना, व्हाट ही हैड कॉमा हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी। मतलब ये जो सेंटेंस है इज द अमलगमेशन। अमलगमेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन। ये जो सेंटेंस है, मैं आपको ना बहुत एडवांस इंग्लिश में ले गई इस सेंटेंस को करवा के, बट मेरा मन था आप लोगों को समझाने का। तो ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये क्या है? ये अमलगमेशन है ऑफ टू टेंसेस। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस या अमलगमेशन ऑफ टू टेंसेस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। कौन कौन से दो टेंसेस हैं इनका अमलगमेशन है? ये वाला विच इज पास्ट परफेक्ट और ये वाला विच इज सिंपल पास्ट। तो पहला वाला क्या था? पास्ट परफेक्ट था, और दूसरा वाला क्या था? सिंपल पास्ट था। तो दो टेंसेस के अमलगमेशन को यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया हुआ है, दो टेंसेस को कंबाइन करके इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको 3 हैड साथ में दिख रहे हैं। समझ में आया सभी को? 4 हैड भी हो सकते हैं, यहां पे भी पास्ट परफेक्ट कर लो, यहां पे भी पास्ट परफेक्ट कर लो, दो पास्ट परफेक्ट टेंस को मिला दो तो 4 हैड भी हो सकते हैं। What he had comma had a deep impact on me। तो ये वाला भी पास्ट परफेक्ट और ये वाला भी पास्ट परफेक्ट। अगर ये दोनों पास्ट परफेक्ट हो जाएंगे तो 4 हैड आ जाएंगे बीच में। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक और सेंटेंस लिखते हैं, देखते हैं। लेट्स लुक वन मोर सेंटेंस। Whatever she does irritates her mother-in-law। इससे पहले एक सेंटेंस, अच्छा, Whatever she does irritates her mother-in-law। ये सेंटेंस सही है गलत है? एक और गहराई में कूदते हैं ग्रामर की। वो जो भी करती है उसकी मदर इन लॉ को इरिटेट करती है। सेंटेंस सही है गलत है? मैम देखो, आप ही ने हमें पढ़ाया था कि डू और डस के साथ या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी एस और एस नहीं लगता। ये हमने पढ़ा भी है और आपने पढ़ाया भी है कि डू, डज और डिड के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस और एस नहीं लगता। आपने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा रखा है, तो आपका तो सेंटेंस गलत है। कितने लोगों के मन में ये बात आ रही है? अगर आपके मन में ये बात आ रही है तो आप इस सेंटेंस का मतलब नहीं समझे। You didn't understand the meaning। यहाँ पे does हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये तब लगता है जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है और ये मेन वर्ब होती है। ये कॉन्सेप्ट कब लगता है? ये कॉन्सेप्ट तब लगता है कि डू, डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है और ये मेन वर्ब होती है। मैम ये तो परफेक्शन बैच से भी ज्यादा दिमाग का दही कर रहा है। कितने लोगों को ये फीलिंग आ रही है? चलो फोकस करो। जब ये हेल्पिंग वर्ब होती है, आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाती, तो यहां पे मेन एक्शन गो था, ये मेन वर्ब थी, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी, इसलिए यहां पे गो था, गोज नहीं था। अब इस सेंटेंस को देखो, whatever she does, वो जो कुछ भी करती है, यहां पे एक्शन की बात हो रही है, वो जो कुछ भी करती है, शी का एक्शन है बेटा, वो उसकी मदर इन लॉ को इरिटेट करता है, ये भी एक्शन है। जब दोनों एक्शन है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे है नहीं, डज भी यहाँ पे मेन वर्ब है और इरिटेट्स भी यहाँ पे मेन वर्ब है। Whatever she does, वो जो काम भी करती है उसको उसकी मदर इन लॉ, उसकी जो सासू माँ है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो दोनों हेल्पिंग वर्ब है तो ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे लगा दिया? दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं लग सकता। इस सेंटेंस भी 2 पार्ट्स में था एक्चुअली। अब मैं आपको इस सेंटेंस के पीछे की कहानी बताती हूँ। कहानी बताऊंगी तो क्लियर हो जाएगी कहानी। ये सेंटेंस 2 सेंटेंसेस थे, शी डज इट
कॉमा इट इरिटेट्स हर मदर इन लॉ। ये सेंटेंस भी अमलगमेशन था दो टेंसेस का, जो अभी पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ाया ये उसी का एग्जाम्पल था। और ये क्या था, शी डज इट, वो उस काम को करती है। इट इरिटेट्स हर मदर इन लॉ, वो काम उसकी मदर इन लॉ को इरिटेट करता है, परेशान करता है। तो ये दो टेंसेस का अमलगमेशन था। पहला टेंस भी सिंपल प्रेजेंट था, दूसरा टेंस भी सिंपल प्रेजेंट था। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आता है, तो यहाँ पे भी डज आएगा, यहाँ पे भी इरिटेट्स आएगा। और इसी को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया था whatever she does irritates her mother-in-law। इसका मतलब ये जो सेंटेंस था ये बिल्कुल सही था। दिस सेंटेंस वॉज नॉट रॉन्ग, ये सेंटेंस गलत नहीं था। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डू और डज के लिए या डिड के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगी और उसके साथ एस और ईएस भी लगा। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? तो ये जो सेंटेंस था बेटा, ये दो सेंटेंसेस का मिक्सचर था बेसिकली। ये दो सेंटेंसेस थे, शी डज इट और इट इरिटेट्स हर मदर इन लॉ। अच्छा, ये समझ में आ रहा है? जिन बच्चों को अभी नहीं समझ में आया उन बच्चों को दूसरे तरीके से समझाती हूँ। हाँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के सर के ऐसे ऊपर से चला गया। चलो यहाँ पे देखो, क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे डज आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, शी सिंगुलर है, डज आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे इरिटेट्स आएगा, सिंगुलर है, सिंगुलर में सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस लगाते हैं। मैंने दो सेंटेंसेस और लिखे, शी डिड इट और एक सेंटेंस और मैंने लिखा, इट इरिटेटेड मी। दो सेंटेंसेस और लिखे मैंने आपके लिए, उसने वो काम कर दिया और इट इरिटेटेड मी, और मैं उस काम से इरिटेट हो गई। क्या नहीं, दोनों सेंटेंसेस अपनी अपनी जगह सही है। इनफैक्ट ये जो चारों सेंटेंसेस हैं ये बिल्कुल सही है। कोई डाउट? चल अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं। वो जो भी काम करती है उसकी मदर इन लॉ से इरिटेट हो जाती है। Whatever she does, comma, irritates her mother-in-law। आपको ये बात समझनी है इसमें कि ये जो डज है ये भी मेन वर्ब है और ये जो इरिटेट्स है ये भी मेन वर्ब है। ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, ये इस सेंटेंस की मेन वर्ब है, ये इस पार्ट की मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के केस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो एस और ईएस ही आता है। अगर मैं उन वाले सेंटेंस को कंबाइन करूं तो क्या हो जाएगा, वॉटेवर शी डिड, उसने जो काम भी किया, कॉमा इरिटेटेड मी। और एग्जाम में क्या करते हैं, कॉमा गायब कर देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप लोग तो रट के चले जाते हो कि डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या डू और डस के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और एस नहीं लगता, और वहीं पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। सेंटेंस का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। ये डिड के साथ नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। ये डस के साथ नहीं है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये अलग है और ये अलग है। क्लियर कॉन्सेप्ट सभी को? एवरीवन? यस, शुभम वर्मा क्लियर है? शिवम चौहान? नहीं बेटा, रिकॉर्डेड थोड़ी ना, लाइव चल रहा है, कैसी बातें करते हो कभी कभी। चलो आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो क्या हो गया, वॉट एवर शी डिड इरिटेटेड हर मदर इन लॉ। डिड अलग मेन वर्ब है, इरिटेटेड अलग मेन वर्ब है। चलिए लेट्स मूव अहेड। दो पार्ट्स में था ये सेंटेंस। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज पे।
टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स पे अब मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, और मेन मुद्दा है आज का, दैट इज मॉडल्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स। तो बेसिकली अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं जिनके ऊपर हमने अभी बहुत डिस्कशन किया, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सब अभी हम पढ़ेंगे टेंसेस वाले टॉपिक में भी। अब जो मेन मुद्दा मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो दो तरह की ऑक्सिलरीज आपके साथ डिस्कस करनी है। पहली चीज जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है आज के सेशन में वो है आपके मोडाल्स। बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को, और एग्जाम्स में भी बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम सारे मॉडल वर्ब्स, इसको मोडाल्स भी बोलते हैं मॉडल्स भी बोलते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशंस देखी गई हैं। तो कैन और कुड डिस्कस करेंगे, मे और माइट डिस्कस करेंगे, कहां कहां यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, एग्जाम्पल, सेंटेंसेस, सारी चीजें बताऊंगी। शैल और शुड डिस्कस करेंगे, विल और वुड डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मस्ट डिस्कस करेंगे, शुड डिस्कस तो हो गया, ऑट टू डिस्कस करेंगे। तो ये सारे हम मोडाल्स में डिस्कस करेंगे। फिर एक दूसरी कैटेगरी मार्जिनल मोडाल्स, इसमें हम ये तीन डिस्कस करेंगे, यूज्ड टू, नीड और डेयर। ठीक है, तो अब हमें ये एक एक करके इन सबका यूसेज पढ़ना है, कौन सा कहां लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, और सारी की सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आते हैं विल और शैल पे। विल और शैल का कहां इस्तेमाल किया जाता है? सिंपल सी बात है, मैम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप भी क्या बातें भूलते हो। विल और शैल को कहां यूज करते हैं? फ्यूचर में। जब मुझे कोई बताना होता है कि कोई टास्क फ्यूचर का है, कोई टास्क आगे होने वाला है, तो हम विल और शैल को यूज करते हैं। अब विल और शैल में क्या डिफरेंस होता है, पहले उस डिफरेंस को समझते हैं डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। मैंने इतने सारे बच्चों को देखा है, वो मुझे क्या बोलते हैं, मैम हमें तो बचपन में यही पढ़ाया गया था कि आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं और बाकी सबके साथ विल यूज करते हैं। जितने बच्चों को ये पढ़ाया गया था अधूरी इंफॉर्मेशन थी, समझना, बहुत बहुत अधूरी इंफॉर्मेशन थी जिन बच्चों को ये लगता है। सबसे पहले मैं शैल की बात करूंगी, उसके बाद मैं विल की बात करूंगी। शैल को आई और वी के साथ जब यूज करते हैं तो नॉर्मली यूज करते हैं, कोई जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती नहीं होती। जब हम शैल को आई और वी के साथ यूज करते हैं तो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, कोई किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैम आई शैल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूंगा, तो इसका मतलब क्या है, आप मुझे नॉर्मली बोल रहे हो कि हाँ जी मैम मैं बहुत मेहनत करूंगा। या फिर आपने बोला वी शैल वर्क हार्ड, ठीक है, आप मुझे नॉर्मली बोल रहे हो कि हाँ हम बहुत मेहनत करेंगे। इसी शैल को अगर हम बाकियों के साथ लगा दें, यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, राम के साथ, श्याम के साथ, बलराम के साथ, घनश्याम के साथ, इसका मतलब इसी शैल को अगर हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ लगा दें तो इसका मतलब होता है कि आप उनको क्या बोल रहे हो, जबरदस्ती वो काम करने के लिए बोल रहे हो। आपने उनके ऊपर क्या बोला, कंपलसरी कर दिया वो काम। वो काम कैसा हो गया, कंपल्शन हो गया, ऑब्लिगेटरी हो गया, या एक ऑब्लिगेशन हो गया कि भाई वो काम तुम्हें करना ही करना पड़ेगा। मैंने आपको क्लास में बोला यू शैल गेट आउट ऑफ द क्लास, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको बिल्कुल फोर्स करते हुए बोल रही हूँ कि भाई क्लास से बाहर चले जाओ। तो जब हमने इसी शैल को यू, ही, शी, इट, दे, राम, श्याम, घनश्याम, बलराम के साथ लगाया तो इसका मतलब हो गया कि वो एक जबरदस्ती वाला काम है, अब वो आपको हर हालत में करना ही करना पड़ेगा। तो मैंने अगर बोला ही शैल डू इट, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो काम किए बिना नहीं काम चल सकता, आपको वो काम हर हालत में करना ही करना पड़ेगा। क्या ये दोनों बातें क्लियर है शैल की? तो पहला यूसेज था इनके साथ और दूसरा यूसेज है इनके साथ। कोई डाउट किसी को भी?
एक शैल का तीसरा यूसेज भी होता है, और वो तीसरा यूसेज होता है शैल का जब हम किसी तरह की परमिशन की बात करते हैं। आप सामने वाले से कोई परमिशन ले रहे हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ शैल आई मूव अहेड, हम आगे बढ़े। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो शैल आई रब द बोर्ड, मैं बोर्ड को मिटा दूं, जो मैंने लिखा है उससे मैं आगे बढ़ जाऊं। तो तीसरा शैल का यूज होता है जब हम किसी तरह की परमिशन लेते हैं, मुझे सामने वाले से आंसर यस या नो में चाहिए होता है, तब उस केस में हम शैल को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, शैल आई इरेज द कंटेंट, क्या मैं इस कंटेंट को मिटा दूं, तो उसमें क्या बोलते हैं, शैल। कोई दिक्कत शैल में? क्या शैल क्रिस्टल क्लियर हुआ कि शैल मॉडल वर्ब को हम कहां कहां यूज करते हैं? चलो, अब अगर शैल क्लियर हो गया है तो अब हम आते हैं अगली मॉडल वर्ब पे, और वो है विल। विल को कहां कहां यूज करते हैं, मैं एक स्लाइड ऐड कर देती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी ऐड अ स्लाइड। स्लाइड कहां से ऐड होगी भी, 1 सेकेंड। लास्ट यूज, चलिए नहीं हो रही, कोई बात नहीं, इसी को मैं रब कर लेती हूँ। हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ विल को हम कहां कहां यूज करते हैं। समझ में आया ना शैल? कोई दिक्कत तो नहीं है ना शैल के यूसेज में? अब बात करते हैं विल की। शैल का ऑपोजिट होता है विल, बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है शैल का विल। तो अगर मैं विल की बात करती हूं, तो अगर मैं आई को, विल को आई के साथ और यू के साथ इस्तेमाल करती हूं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैं उस काम को 100% करूंगी, डिटर्मिनेशन के साथ मैं उस काम को करूं। तो हम क्या लगाते हैं, आई और यू के साथ विल लगाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ कि आप क्या बोलोगे, आई विल क्लियर द एग्जाम बोलोगे या आई शैल क्लियर द एग्जाम बोलोगे? सही दोनों है, मीनिंग अलग अलग है। अगर आप बोल रहे हो आई शैल क्लियर द एग्जाम, उसका मीनिंग है ठीक है ना मैम, कर लेंगे ना। लेकिन अगर आप बोल रहे हो आई विल क्लियर द एग्जाम, तो इसका मतलब क्या है, आपने मन में ठान लिया है कि कुछ भी हो जाए, हर हालत में हम एग्जाम क्लियर करेंगे ही करेंगे। मतलब आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन आ गया है उस काम को करने का। सिमिलरली, अगर विल को यू, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और दे के साथ इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट, अच्छा मैंने गड़बड़ लिख दिया, एक मिनट, एक मिस्टेक कर दी मैंने। हाँ, आई और वी, यहाँ पे क्या आएगा, यू। तो सिमिलरली, अगर हम ही, शी, इट, दे, यू, राम, श्याम, घनश्याम, बलराम, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल को यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, हम कैसे बात कर रहे हैं, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, कोई डिटर्मिनेशन नहीं है। ही विल डू इट मतलब वो कर लेगा, ही शैल डू इट मतलब जबरदस्ती करना पड़ेगा, आई विल डू इट मतलब 100% डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, और आई शैल डू इट मतलब नॉर्मली कर लेंगे। क्या डिफरेंस समझ में आया विल और शैल के बीच में? तो विल और शैल जो हैं आपस में बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, बिल्कुल ही अलग अलग हैं। जहां पे आई और वी के साथ विल डिटर्मिनेशन दिखाता है, वहां पे आई और वी के साथ शैल क्या होता है, नॉर्मल होता है। यू, ही, शी, इट, दे के साथ शैल का मतलब होता है कंपल्शन, और विल जो होता है वो नॉर्मल होता है। बिल्कुल उल्टा है विल और शैल। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत? चलो, अब अगले मॉडल वर्ब पे आते हैं, और अगला मॉडल वर्ब है शुड। शुड को हम 4 केसेस में इस्तेमाल करते हैं। पहला जो शुड का यूज होता है वो होता है जब मुझे पास्ट टेंस में फ्यूचर शो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हर एक चीज का एक एग्जाम्पल भी दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा, एक आपको स्पीच बना के दिया, ही सेड, कॉमा, ही शैल डू इट, वो इस काम को करेगा। अब मुझे इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है,
तो मैं इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाऊंगी, मैं लिखूंगी ही सेड दैट ही शुड डू इट। तो जब भी मुझे शैल का पास्ट करना होता है, जब भी मुझे शैल का पास्ट करना होता है, तो हम उस केस में क्या यूज करते हैं, हम उस केस में शुड यूज करते हैं। तो शुड क्या डिनोट करता है, शुड डिनोट करता है फ्यूचर इन द पास्ट टेंस। अगले पे आते हैं ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। किसी की कोई ड्यूटी होती है, किसी की कोई जिम्मेदारी होती है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या ड्यूटी है हमारी आर्मी की कि वो हमें प्रोटेक्ट करे, तो हमने क्या लिखा, आर्मी, या फिर मैंने लिखा वन, एक ऐसे सेंटेंस लिख दिया, वन शुड डू वंस ड्यूटीज, वन शुड डू वंस ड्यूटीज। तो जब भी हम किसी की कोई ड्यूटी होती है, कोई ऑब्लिगेशन होता है, उसकी कोई जिम्मेदारी होती है, उसकी बात करते हैं, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी हार्ड, तो मतलब आपकी जिम्मेदारी है भाई मेहनत करना, यू आर अ स्टूडेंट एंड यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ वेल। किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं, किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा काम तुम्हें करना चाहिए था, या ऐसा ऐसा काम तुम्हें करना चाहिए, तब भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, यू शुड आस्क हिम अबाउट दैट, तुम्हें उसे ना उसके बारे में पूछना चाहिए। हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें उसके बारे में पूछना चाहिए। तो जब भी हम कोई एडवाइस देते हैं या सजेशन देते हैं, उस केस में हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अगला जहां पे शुड यूज होता है वो होता है लेस्ट के साथ। लेस्ट एक कंजंक्शन होता है जिसका मीनिंग होता है अन्यथा, अदरवाइज। लेस्ट क्या होता है, एक कंजंक्शन होता है जिसका मीनिंग होता है अन्यथा, अदरवाइज। तो जब भी लेस्ट यूज करते हैं तो वहां पे जो मॉडल वर्ब आती है वो या तो कोई भी मत लगाओ या फिर शुड लगाओ। शुड का लगाना कंपलसरी होता है और कोई मॉडल वर्ब को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत कर लो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो हमने वहां पे क्या यूज किया, हमने वहां पे शुड का इस्तेमाल किया। तो लेस्ट का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, लेस्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि या तो शुड लगा दो या फिर शुड मत लगाओ। बच्चा, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी ना, उसमें जो मैं लिख रही हूँ ना, वो उस पीडीएफ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपको नोट करते हुए चलना है या स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है, तो नोट करते हुए स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो। क्लियर हुआ शुड सभी को? यस। चल आगे बढ़ते हैं, अगले मॉडल वर्ब पे आते हैं, और अगला मॉडल वर्ब है वुड। जैसे शैल का पास्ट शुड होता है, सिमिलरली विल का पास्ट क्या होता है, शैल का पास्ट शुड, तो विल का पास्ट क्या हो गया बच्चे, वुड, राइट। तो अगर मैंने सेंटेंस लिखा, ही सेड ही विल डू इट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, he said that he would do it। जैसे shall का पास्ट should, similarly will का पास्ट क्या हो गया, will का पास्ट हो गया would। तो this is the first usage of would। दूसरा would हम कहाँ यूज करते हैं, would हम यूज करते हैं जब हम किसी की कोई पुरानी आदत बता रहे होते हैं, जब किसी की कोई पास्ट हैबिट बताते हैं, तब हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा, आई वुड वेक अप एट 3 AM। इसका मतलब क्या हो गया, मैं पास्ट की बात बता रही हूँ कि पहले मैं 3 बजे उठा करती थी, या पहले मैं 3 बजे उठ जाती थी। तो आप कोई अपनी कहानी बता रहे हो, कोई नरेशन बता रहे हो, कोई स्टोरी सुना रहे हो अपने पुराने पास्ट की, तो ही वुड कम एंड आस्क मी, वो आता था मुझसे पूछता था कि क्या हुआ,
तो जब भी हम कोई पास्ट हैबिट बताते हैं या पास्ट एक्शंस बताते हैं किसी के, तो हम वहां पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। अगला वुड का इस्तेमाल कहाँ होता है? जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, बड़े प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हो, बड़े पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो। वुड यू गिव मी अ पेन? क्या तुम मुझे एक पेन दे दोगे? वुड यू गिव मी अ पेन? क्या तुम मुझे एक पेन दे दोगे? तो जब आप बहुत पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करते हो, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? उस केस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। बट आपके एग्जाम्स में ना बहुत बार आते हैं मॉडल वर्ब्स, कभी कभी तो पूरी पूरी टेबल्स बनी हुई आई हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन बताती हूँ, एक बार एग्जाम में आया था, इस तरफ सारे मॉडल वर्ब्स लिखे हुए थे और यहाँ पे सारे यूसेज लिखे हुए थे। आपको मैच द कॉलम करना था कि किस मॉडल वर्ब को कैसे यूज करते हैं। तो मॉडल वर्ब्स जो है आपके एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चे। अगला हम वुड को बताते हैं जब हम कोई प्रेफरेंस दे रहे होते हैं कि मुझे ना ये पसंद है, मुझे ना वो पसंद है, मुझे ना ये करना है, मुझे वो नहीं करना है। तो जब हम कोई प्रेफरेंस बताते हैं तो उस केस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड प्रेफर टी टू कॉफी। मैं चाय को प्रेफर करूंगा कॉफी के ऊपर। तो जब हम प्रेफरेंस बताते हैं तब भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आखिरी इस्तेमाल कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का इस्तेमाल कब होता है? गोल्डन रूल नंबर 2 और गोल्डन रूल नंबर 3 में। गोल्डन रूल नंबर 2 क्या कहता है? गोल्डन रूल नंबर 2 कहता है, वैसे मैं टेंसेस में भी आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी, पूरा कंडीशनल सेंटेंस अलग से भी पढ़ाऊंगी, बट फिर भी यहाँ पे समझ लेते हैं शॉर्ट में कि अगर कंडीशन आपकी सिंपल पास्ट में है, अगर कंडीशन कौन से टेंस में है? सिंपल पास्ट में है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो रिजल्ट में क्या यूज होता है? रिजल्ट में आप यूज करते हो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर कंडीशन आपकी सिंपल पास्ट टेंस में है। इफ आई वेंट देयर आई वुड आस्क हर दैट क्वेश्चन। अगर मैं वहां गया होता तो मैं उससे वहां पे वो सवाल पूछता। तो सेंटेंस कैसा बना? यहाँ पे लिख दूं, जगह कम पड़ रही है ना, तो क्या बनता कंडीशनल सेंटेंस का? इफ आई वेंट देयर आई वुड आस्क दैट क्वेश्चन। मैं वो सवाल पूछता। सिमिलरली कंडीशनल सेंटेंसेस का गोल्डन रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो रिजल्ट में क्या आता है? रिजल्ट में फिर से वुड लगता है, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे भी हम वुड का यूज करते हैं। तो अगर मैंने कंडीशन ऐसी बनाई, इफ आई हैड गॉन देयर comma I would have asked that question। अगर मैं वहां गया होता तो मैं हो सकता है कि वहां पर, एक सेकेंड, वो सवाल पूछता। तो इन सारी जगह हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आई वुड रादर डू दैट, प्रेफरेंस के केस में भी वुड को यूज करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? एनीबडी, एनी प्रॉब्लम इन द यूसेज ऑफ वुड? नोट करते हुए चल रहे हो ना सभी लोग? कितने लोग हैं जो यहाँ पे नोट करते हुए चल रहे हैं या स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रहे हैं? पीडीएफ में आपको दे दूंगी टेलीग्राम चैनल पे बेटा, बट पीडीएफ में जो मैं लिख रही हूँ ना वो नहीं होगा, जो टाइप्ड है बस वही आएगा पीडीएफ में, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड पे ना राइटिंग सेव नहीं होती है। गॉट इट? चलो अगले पे आते हैं, कैन। कैन क्या क्या शो करता है? एबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। क्या आपके अंदर उस काम को करने की कैपेसिटी है? क्या आपके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी है? क्या आप उस काम को करने के लिए सक्षम हो? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं कैन। आई कैन डू इट।
मैं इस काम को कर सकता हूं। ही कैन क्लियर द एग्जाम, वो एग्जाम को क्लियर कर सकता है। तो जब हम किसी तरह की एबिलिटी बताते हैं कि वो काम किया जा सकता है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, कैन को यूज करते हैं। अगली बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। कोई काम हो सकता है, आज हो सकता है बारिश हो, आज हो सकता है हमारे घर पे रिश्तेदार आ जाएं, आज हो सकता है कि मेरी मम्मी का फोन आ जाए। तो जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो उस केस में भी हम कैन यूज करते हैं। इट कैन रेन टुडे, ही कैन कम टुडे, तो जब किसी काम को करने की संभावना होती है तो उस केस में भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अगला, हम किसी से किसी तरह की परमिशन ले रहे हैं। परमिशन ले रहे हैं का मतलब क्या है, क्या मैं अंदर आ जाऊं, क्या मैं यहां बैठ जाऊं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। कैन का यूज कर सकते हैं, कैन आई कम इन, कैन आई डू दैट, क्या मैं वो कर सकता हूं। कैन आई टच दिस, मैं इस मार्कर को टच कर सकता हूं। तो उस केस में भी हम कैन यूज करते हैं। अगला कैन होता है रिक्वेस्ट करने के लिए। मैम रिक्वेस्ट करने के लिए कैसे कैन होता है, तो आप बड़ी नई बात बता रहे हो हमें। मुझे एक बात बताओ, आप एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हो, आपको बगल वाले से ना नमक चाहिए, आप उसको क्या बोलते हो, कैन यू प्लीज पास दिस सॉल्ट, कैन यू पास दैट डिश। तो आप क्या उससे ये पूछ रहे हो कि तुम्हारे अंदर सक्षमता है, क्या तुम केपेबल हो नमक पास करने के, आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज भाई नमक पास कर दे। तो हम कैन को रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। कैन यू पास द सॉल्ट, मतलब आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि नमक पास कर दे। उसकी कैपेबिलिटीज की बात नहीं कर रहे कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है नमक पास करने की है या नहीं, आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, कैन यू पास द सॉल्ट, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वे टू अक्षरधाम, कैन यू हेल्प मी इन दिस, कैन यू गिव मी द सॉल्यूशंस ऑफ दैट पीपीटी, मैम कैन यू गिव अस दिस पीपीटी। तो आप ये नहीं पूछ रहे हो कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं आपको पीपीटी देने की, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैम पीपीटी हमें शेयर कर दो। तो आप उसकी एबिलिटी नहीं पूछ रहे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहे, परमिशन नहीं ले रहे खुद कुछ काम करने की, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो उस काम को कर दे। तो उस केस में भी हम कैन को रिक्वेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत किसी को कैन के यूसेज में? अभी मैं पूरी टेबल भी बनवाऊंगी, सो डोंट वरी। जिन बच्चों को लग रहा है कि मैम हमें ये कैसे याद होगा, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि जितना भी ये 50 आवर्स का जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे, इसमें जितना भी मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी सब टेबल की फॉर्म से याद करवाऊंगी, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। चलो अगले पे आते हैं। नेक्स्ट इज कुड। कुड क्या होता है भाई, कैन का पास्ट होता है कुड। जैसे विल का वुड था, शैल का शुड था, ऐसे ही कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड ही कैन डू इट। तो इसका पास्ट क्या हुआ, कैन का पास्ट क्या हुआ, कुड। ही सेड दैट ही कुड डू इट। उसने क्या बोला कि वो उस काम को कर सकता था। कैन का पास्ट कुड। रिक्वेस्ट के लिए कुड भी यूज करते हैं, जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यूज कर रहे थे, ऐसे ही रिक्वेस्ट के लिए कुड भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई टॉक टू मिस्टर राम। तो जब भी आप किसी को फोन करो, फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे ही फोन किया कि निमिषा मैम आपसे बात करनी है, तो आप फोन करके क्या बोलोगे, या आपने मेरे किसी काउंसलर को फोन किया कि मैम हमें ना निमिषा मैम से बात करनी है, तो रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, कुड आई टॉक टू मिस निमिषा। तो कुड हम क्यों यूज कर रहे हैं, जब भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो
कुड होता है। बहुत पोलाइट, बहुत फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए वुड भी यूज होता है और कुड भी यूज होता है। किसी चीज की संभावना हो सकता है आज बारिश की संभावना है या कल बारिश की संभावना थी, इट कुड रेन, हो सकता है बारिश हो। तो पॉसिबिलिटी के केस में भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज कुड इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑल्सो। क्लियर? चलो अब मे के मैंने आपको यहाँ पर 4 चीजें दी हुई, मुझे सबके एग्जाम्पल बताएंगे सभी लोग कि मे कहाँ कहाँ यूज होता है। टेल मी द एग्जाम्पल्स एवरीवन। परमिशन लेने के लिए क्या पूछा भाई? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब मे आई कम इन और कैन आई कम इन में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बता सकता है? मे आई कम इन भी यूज करते हैं हम और हम कैन आई कम इन भी यूज करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों ही परमिशन के लिए है, लेकिन ये जो मे आई कम इन है ना, ये पोलाइट है, दिस इज वेरी पोलाइट और ये नॉर्मल है। तो अगर आप किसी टीचर को बोल रहे हो, आपको याद होगा स्कूल के दिन कैसे करवाते थे, ऐसे हाथ रखवाते थे और ऐसे करते, मैम मे आई कम इन, कैन आई कम इन नहीं बोलते थे। टीचर्स हमें क्या सिखाते थे, ऐसे हाथ रखो और ऐसे करो और पूछो मैम मे आई कम इन। याद है किसी ने किया? मुझे बहुत याद है, हमारे स्कूल में हमें मे आई कम इन ऐसे करवाते थे। अब पता नहीं मुझे ये बात कभी नहीं समझ में आती थी, जैसे हाथ क्यों आगे करवा के रिक्वेस्ट करवाते थे। तो जब भी हम किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो मे यूज करते हैं, नॉर्मली बोलते हैं। वो इंसान हमसे ऊपर नहीं है, हमारे ही सेम लेवल का है, हम उसके ऑफिस गए हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? उस केस में हम कैन आई कम इन यूज करेंगे। आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? चलो बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। चलो अगली बात करते हैं पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी भाई हो सकता है इस महीने मेरी शादी हो जाए। आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे लड्डू फूट रहे होंगे, मेरी तो ऑलरेडी हो चुकी है, आप लोगों के लिए मैं एग्जांपल दे रही थी। हो सकता है आज मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरी लाइफ बदल दे। हो सकता है आज मेरे घर पे धन की वर्षा हो जाए। पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है भाई। इट मे रेन, हो सकता है आज बारिश हो। अगला पर्पस, किसी चीज का पर्पस क्या है? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है। फॉर एग्जाम्पल, हम खाना क्यों खाते हैं? वी ईट सो दैट, जिससे कि हम जी सके। वी मे लिव। हमारा खाने का पर्पस क्या है? जिससे कि हम जी सकें। हमारा पढ़ाई करने का पर्पस क्या है? जिससे कि हमारा एग्जाम क्लियर हो सके। वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे क्लियर द एग्जाम। तो जब हम किसी चीज का पर्पस बताते हैं तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? मे। अगला में हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम किसी के लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, कोई विश, कोई प्रेयर, कोई ब्लेसिंग, उसके लिए भी हम मे यूज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। बर्थडे पे जाके क्या बोलते हो? मे गॉड ब्लेस यू। मे यू गेट ऑल द हैप्पीनेस। तो जब भी हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, मेरी मम्मी का फोन ना हमेशा गलत टाइम पे ही आता है। चलो आई विल टॉक टू हर लेटर। वैसे उनको लग गया ना 10 बज गए तो परफेक्शन मैथ से फ्री हो गई होगी तो कॉल कर लेती हूँ। तो मे गॉड ब्लेस यू, जब भी हम किसी से कोई प्रेयर करते हैं, कोई ब्लेस करते हैं किसी को, तब हम क्या यूज करते हैं? मे। मे यू अटेन ऑल द सक्सेस इन द वर्ल्ड। मे यू अटेन हैप्पीनेस। मे यू अटेन गुड हेल्थ। तो जब भी किसी को कोई विश देते हैं, उसको कोई ब्लेस करते हैं, इन दैट केस वी यूज मे। कोई दिक्कत किसी को मे के केस में? अब कैन का पास्ट कुड था, विल का वुड था, शैल का शुड था। सिमिलरली मे का पास्ट क्या होता है? मे का पास्ट होता है माइट। तो जब हम मे के पास्ट की बात करते हैं तो इट इज
माइट। सेम सेंटेंस लिखूंगी, ही सेड, ही मे डू इट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही माइट डू इट, उसने क्या बोला कि ऐसा हो सकता है कि वो उस काम को कर जाए। पर्पस के लिए हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, ही एट, उसने खाना क्यों खाया, सो दैट ही माइट लिव, जिससे कि वो जी सके, उसने खाना इसलिए खाया सो दैट ही माइट लिव, जिससे कि वो जी सके। रिमोट पॉसिबिलिटी, धन की वर्षा होने के चांसेस बहुत लग रहे हैं आपको, तो आप बोलोगे धन की वर्षा हो सकती है। आपको लग रहा है धन की वर्षा के चांसेस बहुत कम है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, ना के बराबर चांसेस हैं, तो आप क्या यूज करोगे, इट माइट। फॉर एग्जाम्पल, इट माइट रेन, हो सकता है बारिश हो, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है। तो जब आप इट मे रेन बोलोगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अगर इट माइट रेन बोलोगे तो इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी कम है किसी चीज की। तो जब हल्की सी पॉसिबिलिटी होती है, हल्की फुल्की सी, तो हम क्या यूज करते हैं, उस केस में हम माइट यूज करते हैं। परमिशन, किसी की परमिशन के बारे में बताना है, पास्ट की केस में मे का पास्ट माइट होता है, तो परमिशन में भी पास्ट में क्या हो गया, माइट। ही आस्क्ड इफ ही माइट कम इन, उसने पूछा कि क्या वो अंदर आ सकता था, तो हमने क्या यूज किया, माइट, पास्ट की परमिशन। ही आस्क्ड इफ ही माइट कम इन, तो पास्ट की परमिशन के लिए माइट यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में माइट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ही डिड इट, अगर उसने वो काम कर लिया, इट माइट हेल्प हिम, तो हो सकता है कि उसकी मदद हो जाए। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी हम माइट यूज करते हैं, अगर उसने वो काम कर लिया तो हो सकता है कि उसकी हेल्प हो जाए। तो माइट को हम इन सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत माइट में? अगले मॉडल वर्ब पे आते हैं, एंड द नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज मस्ट। मस्ट जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है, मस्ट, यू मस्ट टॉक टू हर, तुम्हें उससे बात करना बहुत जरूरी है, नेसेसिटी है, कंपलसरी है, भी करना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे, करना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे, नेसेसिटी है, तुम्हारी ड्यूटी है भाई, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें करना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को ओबे करना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन, अंदर से आपके अंदर डिटर्मिनेशन आ गया कि भाई मैं तो इस काम को करूंगा ही करूंगा। मस्ट, आई मस्ट वर्क हार्ड टू एक्सेल इन ऑल द एग्जाम्स, करूंगा ही करूंगा, डिटर्मिनेशन भी शो कर रहा है। एडवाइस, सजेशन, जब किसी को सजेशन दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, ही मस्ट वर्क हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए, तो यहां पे हमने क्या दिया, सजेशन दिया। तो ये जो मस्ट मॉडल वर्ब है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉडल वर्ब है। अब ये स्ट्रॉन्ग मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है, आपने किसी को मस्ट लगा के कोई चीज बोली ना, तो आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो कि भाई करना तो पड़ेगा, आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो कि तुम कुछ भी कहो, करना तो तुमको पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर हम मस्ट यूज करते हैं तो हम उसको प्रेशराइज करते हैं, जबकि अगर हम ऑट टू यूज करते हैं या फिर हम शुड यूज करते हैं तो उस केस में हम प्रेशराइज नहीं करते। वन ऑट टू ओबे वंस पेरेंट्स, तो हम बहुत नॉर्मली बोल रहे हैं कि भाई आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, उनकी चीजों को फॉलो करना चाहिए। यू ऑट टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, ऑट के आगे ना हमेशा टू लगाते हैं बेटा, हमेशा याद रखना, ऑट के आगे क्या लगता है, टू लगता है। यू ऑट टू वर्क हार्ड, भाई तुम्हें मेहनत करनी चाहिए।
स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जब किसी चीज की होती है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, उस केस में भी ought to का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इट ought to बी डन, मतलब इस काम के होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है. तो जब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, उस केस में भी हम ought to यूज करते हैं. क्लियर सभी को? तो ये थे हमारे सारे के सारे मॉडल्स. अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज मार्जिनल मॉडल्स. 3 मार्जिनल मॉडल्स हैं, फिर इसके टेबल कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी, डोंट वरी. मतलब आजकल आप लोग कैसे हो गए हो, टीचर को पढ़ाना है लेकिन बच्चे को पढ़ना नहीं है. थोड़ा सा टाइम ऊपर क्या होता है, आप लोग कहने लग जाते हो कि मैम छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो. तो मैंने आपको पकड़ा तो है नहीं, जिसको जाना है चले जाओ, और जिसको पढ़ना है, जिसको लग रहा है कि भाई मेरे कुछ मदद आएगी, मेरी ग्रामर स्ट्रांग होगी, मेरी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ही सारे एग्जाम्स में, तो पढ़ लो. चलो, तो अब हम आ रहे हैं मार्जिनल मॉडल्स पे, और हम बात कर रहे हैं पहले मार्जिनल मॉडल की, एंड दैट इज यूज्ड टू. यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? यूज्ड टू को हम 2 चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं. यूज्ड टू को सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट हैबिट के लिए. किसी की कोई पुरानी आदत थी, कोई पुरानी आदत थी का मतलब क्या है? आई यूज्ड टू वेक अप एट 3 AM. I used to wake up at 3 AM. मेरी पुरानी आदत थी कि मैं सुबह 3 बजे उठती थी. तो जब हम किसी पुरानी आदत की बात करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? used to. दूसरा used to हम यूज करते हैं जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं. तो जब पैसिव वॉइस में used to आता है, तो वो प्रेजेंट की बातें भी बता देता है. फॉर एग्जाम्पल, he is used to driving late at night. रात को देरी से उसको ड्राइव करने की आदत है. तो यूज टू को हम 2 केसेस में यूज करते हैं. पहला यूज टू हम यूज करते हैं जब कोई किसी की पुरानी आदत होती है. आई यूज टू वेक अप एट 3 AM. ही यूज टू वॉच अ लॉट ऑफ TV सीरियल्स. शी यूज टू डू दैट. तो जब भी हम किसी की पुरानी आदत की बात करते हैं, तो उस केस में हम यूज टू बात करते हैं. और जब हम प्रेजेंट में बात कर रहे होते हैं, तो हम पैसिव वॉइस में यूज टू यूज करते हैं. ही इज यूज्ड टू, मतलब उसको लत पड़ी हुई है, उसको आदत है रात को देरी से ड्राइव करने की. समझ में आया यूज टू के दोनों केसेस? कितने लोगों को समझ में आ गए? हाँ, शुभांगी कह रही है आई यूज टू प्ले इन द ग्राउंड. हाँ, मेरी पुरानी आदत क्या थी? ग्राउंड में खेलने की. आई यूज टू टेक परफेक्शन क्लासेस एवरी डे एट 8:30 AM. मेरी आदत क्या थी कि मैं परफेक्शन क्लास को रोज सुबह 8:30 बजे लेता था. एंड डेफिनेटली परफेक्शन बैच नया वाला स्टार्ट ही हो रहा है थर्सडे से. परफेक्शन बैच 2.0, बहुत सारे चेंजेस हैं, वो सारे चेंजेस भी बताऊंगी. अगला मार्जिनल मॉडल जो आता है वो है डेयर टू. अभी बड़ा प्यारा मॉडल है. क्यों ये बहुत प्यारा मॉडल है? क्योंकि इसका मतलब होता है किसी के सामने हिम्मत दिखाना, किसी को चैलेंज करना, किसी को फेस करना. तो जब भी हम किसी को चैलेंज करने की बात करते हैं, किसी को फेस करने की बात करते हैं, तो उस केस में जो हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं वो कौन सा होता है? डेयर टू. ही डेयर्ड टू आस्क मी अ क्वेश्चन. ही डेयर्ड टू आस्क मी. उसने हिम्मत दिखाई मुझसे एक सवाल पूछने की. उसने इतनी हिम्मत दिखाई. डेयर टू का मीनिंग क्या होता है? हिम्मत दिखाना किसी चीज को लेके, चैलेंजिंग सिचुएशन में आना. उसको हम बोलते हैं डेयर टू. डेयर के साथ हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है. सेंटेंस कैसा होता है? अफर्मेटिव होता है. जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, मेरा बहुत बार एग्जाम्स में आया है. जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डेयर के साथ टू नहीं लगाते.
आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया तो डेयर्ड टू आया, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस आया तो डेयर के साथ टू नहीं लगता, तो क्या लगता है? ही डेयर्ड नॉट आस्क मी अ क्वेश्चन। या फिर इस डेयर नॉट को आप कंबाइन भी करके क्या लिख सकते हो? ही डेयरंट आस्क मी अ क्वेश्चन। तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उस केस में डेयर के आगे टू लगता है, और जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उस केस में डेयर के आगे टू नहीं लगता। यहां पे आप देखोगे मैंने डेयर के आगे टू नहीं लगाया, और पॉजिटिव सेंटेंस था तो मैंने डेयर के आगे टू लगाया। कोई दिक्कत? जैसा ये डेयर है वैसे ही अगला जो मार्जिनल मॉडल वर्ब है और जो कि आखिरी मॉडल वर्ब है आज का, इसके बाद हम पूरी पूरी टेबल बनाने वाले हैं, और वो है नीड। नीड के केस में भी सेम होता है, नीड के आगे टू लगता है जब हम किसी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत होना, रिक्वायरमेंट होना किसी तरह की। नीड इज व्हाट? आपको किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है, आई नीड टू डू दैट। लेकिन जब नीड नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है तो वहां पे टू नहीं लगता। वी डोंट यूज टू विद नीड इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड नॉट डू। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे हम नीड के आगे टू लगाएंगे, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हम नीड के आगे टू नहीं लगाएंगे। क्या तीनों मार्जिनल मॉडल्स और ऑक्सिलरीज क्लियर है सभी को? एवरीवन? तो अभी हमने क्या किया बच्चे? अभी हमने सारे के सारे मॉडल वर्ब्स पढ़े। कौन सा मॉडल वर्ब कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हमें अगला क्या करना है? अब आ जाते हैं टेबल पे। लेट्स कम टू द टेबल। जितना भी हमने पढ़ा है उसको अब हम समराइज करते हैं। तो सबसे पहला कैन, 4 केसेस थे, परमिशन, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी, रिक्वेस्ट। सबके मैंने आपको यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कैन आई कम, इट कैन रेन, इट कैन डू इट, कैन यू पास द सॉल्ट। कुड, पास्ट ऑफ कैन था, फॉर्मल रिक्वेस्ट था, ही सेड दैट ही कुड डू इट, कुड आई टॉक टू मिस्टर राम। सिमिलरली मे और माइट, मे को यूज करते हैं परमिशन के लिए, मे आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में, ऑप्टेटिव मीन्स किसी को ब्लेसिंग देने में, पॉसिबिलिटी में इट मे रेन, हो सकता है बारिश हो। माइट पास्ट ऑफ में होता है, ही सेड दैट इट माइट रेन, उसने बोला कि बारिश होगी। कम पॉसिबिलिटी होती है तब भी हम माइट का यूज करते हैं, इट माइट रेन, हो सकता है बारिश हो। आगे की टेबल आप लोग बनाएंगे, विल, शैल, वुड और शुड। कहाँ कहाँ हम इनको यूज करते हैं? सिमिलरली मस्ट, ऑट टू, यूज टू, डेयर, नीड, ये सारी की सारी टेबल्स आप लोग फिल करेंगे, और यही आपका होमवर्क है बेसिकली, कि आप लोग मुझे बताएंगे कि इस टेबल में क्या क्या आएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे होमवर्क करके देंगे, जहाँ पे आप मुझे विल के यूजेस बताएंगे, शैल के यूजेस बताएंगे, वुड के यूजेस बताएंगे, शुड के यूजेस बताएंगे, या इनमें से किसी 2 के यूजेस बता देना। चलो कमेंट सेक्शन में इनमें से किसी 2 के यूजेस बता देना। जो बच्चे कमेंट करते हैं उनमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट करके कुछ प्राइजेस भी दिए जाते हैं। अभी मैं बताऊंगी लास्ट क्लास में किस बच्चे को प्राइज मिल रहा है, बट कमेंट सेक्शन में इन चारों में से किसी भी 2 के यूजेस बताएंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे भी आपको ये भी पढ़ाना है कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ब्स, ये वर्ब के पार्ट 3 में करेंगे, दैट इज कल सुबह 8:30 बजे इसको कवर करेंगे। और यहाँ पे फिर ये वर्ब्स की लिस्ट है जो मुझे आप लोगों को पढ़ानी है, ये भी हम कल करेंगे सुबह 8:30 बजे। फाइन, चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही हूँ, जो चीजें पढ़ा रही हूँ, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ये बुक आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की ये बुक है, परफेक्शन ये है। एक वोकैबुलरी वाली बुक तो जरूर ले लेना,
क्योंकि ग्रामर के साथ साथ वोकैबलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वोकैबलरी हमें बिल्ड करनी ही करनी है। तो ये वाली बुक तो सबके लिए मस्ट है ही है, वोकैब प्रोडिजी, जो आपको फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएगी।